सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कहां पर 2,51,446 पौधे लगाकर अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी वाराणसी के सुजाबाद में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस तरह से इसने चीन के 2018 के 1,53,981 पौधे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये वृक्षारोपण अभियान शहरी वन के रूप में विकसित लगभग 350 बीघा भूमि पर चलाया गया और 1 घंटे में ये 2,51,446 पौधे लगाए गए हैं। इसमें वाराणसी नगर निगम ने कई सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये कारनामा किया और यहाँ पे घने और तेजी से बढ़ने वाले जंगलों को बढ़ावा देने वाली जापानी विधि मियावाकी तकनीक का उपयोग किया गया। यहाँ शीशम के, अर्जुन, सागौन, बांस, आम जैसे 27 तरह के देशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। अब पौधे लगा दिए, बाकी इनकी सिंचाई वगैरह के लिए, इनके संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है और उम्मीद है कि 2-3 सालों में ये घने और हरे भरे शहरी वन में बदल जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए 1 घंटे में और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कहां पर? याद रखना, वाराणसी में, वाराणसी के सुजाबाद में। अब वाराणसी से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आपको याद होना चाहिए देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपको मिलेगा वाराणसी में। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ कहां पर आयोजित किया गया था? वाराणसी में। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू की गई थी। उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। और एससीओ की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी बनी थी वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया वाराणसी में, वाराणसी के सिगरा में। और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद के नाम पे रखा था। शिपिंग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। उसके अलावा भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली ये कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा वाराणसी में। इसकी लंबाई है 3.75 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न वाराणसी से ही संबंधित मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत ने माइक्रोन की सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा कहां पर स्थापित की है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी माइक्रोन ये कंपनी अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी है माइक्रोन, और इसने गुजरात के साणंद में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट खोला है। अभी मोदी जी ने ही इस प्लांट का उद्घाटन किया और ये 5 लाख वर्ग फीट के एरिया में एक अत्यंत स्वच्छ क्षेत्र है जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप और AI के लिए मेमोरी चिप्स बनाई जाएंगी, उनकी टेस्टिंग भी की जाएंगी। इसके लिए ये निवेश कर रही है लगभग 2.7 अरब डॉलर का। ये अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है माइक्रोन, इसके द्वारा ही इस प्लांट को स्थापित किया गया। अब सेमीकंडक्टर से बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको मैं याद दिलाऊं, 29 दिसंबर 2021 को हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की बजट के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? विक्रम है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हुआ था दिल्ली के यशोभूमि में, उद्घाटन किया था मोदी जी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्वेल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसका नाम है ध्रुव 64। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स है जो न्यूज में रही हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो ये शक्ति, याद रखना एग्जाम में आ चुका है। ये 2018 में IIT मद्रास ने इसको बनाया था रक्षा और अंतरिक्ष के लिए। ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ऐसे ही प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखना इसको। और एक अजीत है, इसको भी 2018 में बनाया था IIT बॉम्बे ने। फैक्ट्री और रोबोटिक्स में इस्तेमाल होता है ये। और विक्रम मैंने आपको अभी बताया, पिछले साल ही इसरो ने इसको तैयार किया था, अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में काम आएगा ये। और तेजस 64 इसको सीडेक ने बनाया पिछले साल ही, फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए। और ध्रुव 64 मैंने आपको बताया भारत ने अपना पहला
1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया, उसका नाम है ध्रुव 64। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखना है सब। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो आंसर होगा ग्रीस को। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 की, जिसको किसने जारी किया? हैनले एंड पार्टनर्स ने। और इसमें टॉप पर ग्रीस है, लगातार तीसरे साल ग्रीस इस इंडेक्स में टॉप पर है। दूसरे स्थान पे 3 देश हैं, यूएई, इटली और स्विट्जरलैंड। तीसरे पे पुर्तगाल है। तो ये जो इंडेक्स है, ये दुनिया भर के विभिन्न देशों के द्वारा दी जाने वाली रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, जिसे आप अक्सर गोल्डन वीजा कहते हो, तो उनका ये तुलनात्मक मूल्यांकन करके रैंकिंग तैयार की जाती है। आसान भाषा में समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि 10 अलग अलग इंडिकेटर्स, संकेतकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। जैसे इसमें देखा जाता है कि उस देश में जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, टैक्सेशन, कर व्यवस्था कैसी है, वहां से कितने देशों में आप वीजा फ्री दूसरे देशों में एंट्री ले सकते हो। तो ये इस तरह के अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं और टोटल फिर रैंकिंग दी जाती है। सिंपल सा हमें तो याद रखना है। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स, वैश्विक निवास सूचकांक 2026। किसने जारी किया? हैनले एंड पार्टनर्स ने। और टॉप पर ग्रीस है। अब कुछ और इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट जो रहे आपके, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, तो भारत 91 पर है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 102। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 151 पे, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत के रैंक है तीसरी, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर रहा। और पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई नहीं है, फिर डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड हो गया। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ये सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग मैंने सेलेक्ट करी है और वो आपको रिवाइज कराइए, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयु, लिंग, राष्ट्रीयता और त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। थीम है पीपल फर्स्ट। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। और 1 मार्च को 3 दिवस होते हैं टोटल। एक तो ये हो गया शून्य भेदभाव दिवस, एक वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी होता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और एक वर्ल्ड सी ग्रास डे, विश्व समुद्री घास दिवस भी होता है। ठीक है, तो 1 मार्च के ये तीनों दिवस ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब मार्च के दिवस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो साथ के साथ मैं आपको बार बार रिवाइज कराता जाऊंगा, तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दिल्ली में महिलाओं की परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भी कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया, जिसमें से एक है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो इस कार्ड के जरिए दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दूसरी योजना है राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। तो इसमें दिल्ली में राशन कार्ड धारक परिवारों को हर साल 2 निशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे, एक तो होली के मौके पर और एक दिवाली के मौके पर। और एक है दिल्ली लखपति बिटिया योजना, इसे हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बालिका के जन्म पर सरकार, दिल्ली सरकार उस बच्ची के नाम पर 56,000 रुपए जमा करेगी। और जब वो बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उसे ब्याज सहित टोटल 1,20,000 रुपए मिलेंगे। और एक योजना है मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना। तो लंबित वित्तीय बकाया को निपटाने और नागरिकों के
वित्तीय अधिकारों को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने पर यह केंद्रित है। देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। आपको याद है अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था नई दिल्ली में ही, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? दिल्ली में ही। और दिल्ली ने अभी सभी सड़क संकेतकों पर साइन बोर्ड्स जो होते हैं उन पर QR कोड लगाने का फैसला भी लिया। दिल्ली सरकार ने रेबीज को एक अधिसूचित रोग भी घोषित किया। और भारत टैक्सी पहल के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला यूटी बना है दिल्ली। और हमने पढ़ा था राहवीर योजना लागू करने वाला दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी भी बना है। और अभी जो 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ, ये भी हुआ नई दिल्ली में। और यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन भी किया था नई दिल्ली में ही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना दिल्ली से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा एलोइस ज्विंगी। तो अभी तक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष थे बॉर्गे ब्रेंडे, और अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद एलोइस ज्विंगी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1971 में। इसके संस्थापक हैं क्लॉस स्वेब, हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट अब नए बन गए, देखो एलोइस ज्विंगी। ये कई रिपोर्ट्स जारी करता है जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ठीक है, जिसमें से ये तो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। यही पूछता है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी फरवरी 2026 में कितने चीते बोत्सवाना से एयरलिफ्ट करके भारत लाए गए? तो आंसर होगा 9। तो अभी 28 फरवरी 2026 को 9 चीते अफ्रीका के बोत्सवाना से एयरलिफ्ट करके हम भारत लेकर के आए हैं। इन 9 में से 6 फीमेल है, 3 मेल है। भारत में कहां पर छोड़ा इनको? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और आप कह सकते हो भारत में ये चीतों का तीसरा बैच है। इससे पहले हम नामीबिया से सबसे पहले लेकर के आए थे 8 चीते, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 चीते लेकर के आए थे। अब ये बोत्सवाना से 9 चीते लेकर के आए। अच्छा, टोटल अभी तक भारत में कितने चीते हो गए? तो आंसर हो जाएगा 48। अब आप कहोगे 8, 12 और ये 9, 48 कैसे हो गए? तो ये तो वहां से लेकर के आए थे, बाकी इसमें वो भी हमने काउंटिंग कर लिया। जो चीतों का जन्म भारत में हुआ, लगभग 28 चीते भारत में जन्मे हैं। तो सब मिलाकर के टोटल अभी तक 48 चीते भारत में हो चुके हैं। कहां पर सबको छोड़ा गया है? कूनो नेशनल पार्क में, जो है मध्य प्रदेश में। देखो, चीतों के बारे में आपको बता दूं, विश्व में जो चीते हैं सिर्फ अफ्रीका और ईरान में अपनी प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। और भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया था। फिर हमने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया 2022 में, जिसका उद्देश्य था 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से बसाना है। और इसके लिए सबसे पहले 2022 में हम नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए थे। फिर उसके बाद मैंने बताया साउथ अफ्रीका से लाए 12, और अभी ये बोत्सवाना से 9 लेकर के आए। और सबको कहां पे छोड़ रहे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो अगर पूछे भारत की पहली चीता सफारी कहां पर शुरू की गई? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, क्योंकि चीते तो यहीं पर है। एक प्रश्न हमने ये भी पढ़ा था कि देश का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर ये बनेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश की हैं? ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रही एलिसा हेली ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इतना सा आपको याद रखना है। और क्रिकेट से अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आपको बताऊं तो उस्मान ख्वाजा ने भी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक एथलीट है जिनसन जॉनसन, केरल से बिलोंग करते हैं, भारत के मशहूर धावक है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। और हमारी बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, प्लेइंग टू विन माई स्टोरी, क्योंकि यह आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो एलिसा हेली की अभी हमने बात करी है, ऑस्ट्रेलिया की है, संन्यास ले लिया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस राज्य ने अभी दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य है दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, पुनर्वास सहायता और ऋण का लाभ पेपरलेस, पारदर्शी और घर बैठे उपलब्ध कराना।
ये इस पोर्टल का उद्देश्य है। महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया, दिव्यांग सहायक पोर्टल है ये। महाराष्ट्र में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन कुछ और पोर्टल एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले देखो, अगर बात करते हैं कायका सेतु पोर्टल, इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया था। गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, और एसएनेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, एआई चैटबॉट सारथी को हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने, और राइज एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अब महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम दो हैं, एकनाथ शिंदे, और अजीत पवार का तो निधन हो गया, इनकी वाइफ बन गई है। इसको शायद मैंने अपडेट नहीं किया अभी तक। सुनेत्रा पवार उनका नाम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कुछ और प्रश्न देखे यहाँ से, तो अभी आपको याद हो गया, भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की अभी पहली बैठक हुई थी मुंबई में ही। और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का जो सोंदला गांव है, ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया। अभी राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये हुआ था महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति जी ने किया था। और आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया। ये भुवनेश्वर वाला है, तो मैंने मुंबई में क्यों लिख दिया? अच्छा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो पहला वाला हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर है वो आपको नवी मुंबई में मिलेगा। उसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, ये महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत के पहले लिगो, जो कि एक लेबोरेटरी, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका निर्माण करेगा, जो कि हमारा एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। और 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन अभी हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बन गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल है, जो वसई में है, इसने 2025 का प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। अच्छा, अभी जो अर्थशॉट पुरस्कार 2026 है, इसका आयोजन भी होगा मुंबई में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट हैं 2026 के, महाराष्ट्र से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में गेल के सीएमडी कौन बने हैं? तो आंसर होगा दीपक गुप्ता। तो अभी गेल के सीएमडी के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है जो स्थापित होती है 1984 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये ऑप्शन वाले भी देखो एक बार। प्रवीण वशिष्ठ अभी सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमिश्नर बने थे। राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। और शत्रुजीत सिंह आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखोगे तो अभी मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने राजकुमार गोयल। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बी साई राम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। सीबीआईसी के नए चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप फ्रांस से हैं। और इंडिया वुमेन बॉक्सिंग टीम के नए कोच सेंटियागो बने थे। और 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को। आइडिया मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के 15वें नंबर के चीफ बने जारेड साकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बरहम सलाह। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ बने। भारत के पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बने विजय कलियंत्री। और वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलवकिन बने, ये कजाकिस्तान से है। ठीक है, तो ये सारे ध्यान में रखना प्रश्न। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अबुराज। राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? तेलंगाना। और भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी या कहाँ लॉन्च किया? अजमेर में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? टाटा ग्रुप।
और भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? मेरठ। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारत को? किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की? झारखंड। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल महोत्सव ये कब आयोजित किया जाएगा? 8 से लेकर 22 मार्च तक। भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट के पार पहुंच गई है? 520 गीगावाट। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था 2026 में G7 समिट ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा फ्रांस में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।